दुनिया के इतिहास में ऐसे बहुत से लोग हुए जिन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बहुत सारी हत्याओं को अंजाम दिया, जिनमें से बहुत सारे हमारे देश भारत में भी हुए। वहीं दूसरी तरफ बाकी देश भी ऐसे लोगों के कुकर्मों से अछूते नहीं रहे, जिनमें से कुछ नाम टेड बंडी, डेनिस रेडर, जैक द रिपर तथा अन्य भी ऐसे काफी सारे नाम हैं जिन्होंने अपने बुरे विचारों के चलते कई लोगों की जान ली, कई सारे घर का सुख चैन लूट लिया, कई सारे घर बर्बाद कर दिए। आम तौर पर ऐसा देखा गया है कि पकड़े जाने के बाद भी ऐसे लोगों के चेहरे पे कोई पछतावे का भाव नहीं आता, पर शायद अफसोस होता है कि अब आगे वो ऐसे अमानवीय कृत्य को अंजाम नहीं दे पाएंगे जिनसे उनके मन को शांति मिले। आज हम ऐसे ही एक और सीरियल किलर के बारे में बात करेंगे जिसने अपने जीवन काल में ना जाने कितने ही लोगों को मौत के घाट उतार दिया, वो भी बिना किसी वजह के, बस अपने अंदर के राक्षस को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि ऐसे लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं और यह लोग दोहरा जीवन जीते हैं, एक जो कि सामान्य होता है और दूसरा जो इनके या इनके शिकार हुए लोगों के अलावा कोई और नहीं जान पाता। ऐसा ही एक सीरियल किलर 1960 के दशक में अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के कई शहरों में सक्रिय हुआ, जिसने कई टीनेज लड़का लड़कियों को अपना शिकार बनाया। हैरत की बात यह है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी अभी तक इस शख्स का कोई पता नहीं लग पाया है। अब तो शायद वो जिंदा हो भी या नहीं, इसका भी कोई जानकारी नहीं है। उसे न किसी ने देखा न सुना। पुलिस और न्यूज़पेपर द्वारा इसका नाम द ज़ोडिएक किलर रखा गया था। यह किस्सा शुरू होता है 1968 से, जब पुलिस को बेनिसिया नाम के शहर के एक सुनसान इलाके में 2 लाश मिलती है, जिसमें से एक लड़का डेविड जिसकी उम्र 17 थी और दूसरी बेटी जिसकी उम्र 16 थी। दोनों ही हाई स्कूल के स्टूडेंट्स थे। इन दोनों पर ताबड़तोड़ गोलियों से वार किए गए थे, जिसके कारण डेविड की तो कार के अंदर ही मौत हो जाती है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए भागी बेटी को भी कातिल कुछ दूर भागने के बाद गोलियों से मार देता है। दुर्भाग्य की बात थी, दोनों बच्चों की ही इस हमले में मौत हो जाती है। माना जाता है कि इन दोनों पर स्कूल से लौटने के दौरान वार किया गया था। लाश बरामद होने के बाद जब पुलिस कार्यवाही में लगती है तो पुलिस के हाथ कुछ सबूत नहीं लगता, क्योंकि वो इलाका बहुत बड़ा था, ना ही उस जमाने में सीसीटीवी कैमरास होते थे। अगर होते भी तो इतने बड़े एरिया को सीसीटीवी कैमरा से कवर करना करीब करीब नामुमकिन था। दोनों बच्चों के कत्ल को काफी समय बीत जाता है, मगर पुलिस अभी भी खाली हाथ थी, क्योंकि इतने बड़े शहर में बिना किसी भी सुराग के किसी को पकड़ना आसान नहीं था। अभी कुछ समय बीता ही था कि वजीलो शहर से एक और इसी तरह की खबर आती है, जिसमें 2 और लोगों पर इसी तरह का हमला होता है, जिनका नाम था माइकल और डार्लिन। मगर इस बार कातिल इतना खुशकिस्मत नहीं था। गोली लगने की वजह से तो डारिल की मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन माइकल अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन उस कातिल की गोली से माइकल भी थोड़ा जख्मी हो जाता है, जिसके बाद माइकल पुलिस को अपनी आप बीती सुनाता है और जितना जितना उसे याद था वह पुलिस को उस कातिल का हुलिया भी बताता है। इस बार पुलिस के हाथ कातिल से जुड़ी कुछ जानकारी लगी थी, लेकिन कातिल अभी तक पुलिस की पकड़ से बहुत दूर था। शायद कातिल को अब लगने लगा था कि कत्ल करने के बाद भी उसको वो पब्लिसिटी नहीं मिल रही है जिसका वो हकदार था। इससे पता चलता है कि कातिल के यह सब कत्ल करने के पीछे का एक मकसद पब्लिसिटी भी था। जिसके बाद कातिल 3 अलग अलग न्यूज एजेंसियों को 3 लेटर भेजता है और इन एजेंसियों के नाम थे वजीलो टाइम्स हेराल्ड, द सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल और द सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर। हर एक लेटर पर कुछ क्रिप्टोग्राफ थे जिन्हें सुलझाने पर कातिल तक पहुंचा जा सकता था, ऐसा कहना था कातिल का, लेकिन पुलिस इस क्रिप्टोग्राफ को सुलझा नहीं सकी। कातिल को अपने ऊपर इतना भरोसा था कि कत्ल करने के बाद पुलिस को खुद कत्ल की जानकारी देता था और कत्ल की लोकेशन बताता था। अब वो जैसे पुलिस को खुली चुनौती दे रहा था। न्यूज एजेंसी को भेजे गए लेटर में कातिल न्यूज वालों को जबरन अपनी न्यूज छापने के लिए मजबूर करता था। वो कहता,
अगर उसकी खबर नहीं छापी गई तो वो इस कत्ल के सिलसिले को तेज रफ्तार में शुरू कर देगा। अखबार वाले जानते थे कि अगर इस प्रकार की कोई भी न्यूज़ छपी तो इस खबर से लोगों में भय का माहौल हो जाएगा। लेकिन कातिल द्वारा दी गई धमकी को मद्देनजर रखते हुए उन्हें मजबूरन यह खबर अखबार में छापनी पड़ी और कातिल की सोच के अनुसार लोगों के बीच यह खबर आग की तरह फैल जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा, लेटर्स के आने का सिलसिला चलता रहा। कुछ समय बाद फिर से दो लोगों पर हमले की खबर सामने आती है, लेकिन इस बार हमला किसी गन से नहीं बल्कि किसी धारदार हथियार से हुआ था, जिसमें सिसिलिया, जिसकी उम्र 22 साल की थी, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन ब्रायन, जिसकी उम्र 20 साल की थी, वो इस हमले से बचकर भाग निकलता है। इस केस में देखा गया था कि कातिल सिर्फ प्रेमी जोड़ों पर ही हमला कर रहा था, मानो उसकी इन लोगों से कोई जाति दुश्मनी हो। पुलिस माइकल और ब्रायन की मदद से उस कातिल का स्केच बनाती है और इन दोनों द्वारा पुलिस को दिए बयान के अनुसार उस कातिल की उम्र करीब 40 वर्ष की थी और कद करीब 5 फुट 8 इंच। अब इस उम्र के कद काठी वाले कई लोगों को पुलिस अरेस्ट करती है, जिसमें से एक शख्स पर पुलिस को काफी गहरा संदेह था, जिस कारण पुलिस उस आदमी का नाम सार्वजनिक करती है और यह नाम निकल कर आता है आर्थर एलन। यह पेशे से एक स्कूल टीचर था जो बच्चों का शोषण करते हुए पकड़ा गया था, जिस कारण इसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। अब कोई काम न होने के कारण इसकी प्रेमिका भी इसे छोड़ देती है। शायद यह भी एक कारण हो सकता था इसके प्रेमी जोड़ों को ही अपना शिकार बनाने का, क्योंकि जब जब ये उन प्रेमी जोड़ों को देखता हो, इसे अपनी प्रेमिका की बेवफाई याद आती हो। पुलिस की थ्योरी के अनुसार इसके कत्ल करने का एक कारण यह भी हो सकता था, लेकिन आर्थर के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न होने के कारण पुलिस को आर्थर को छोड़ना पड़ता है। कातिल अपने लेटर में 37 लोगों को मारने की बात कबूलता है, जिसके तहत पुलिस अब बाकी के कुछ अनसुलझे केसों को भी इसी केस से जोड़कर देखती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। इसी बीच पुलिस का जो मेन सस्पेक्ट होता है आर्थर, उसकी 1992 में मौत हो जाती है। इसके बाद साल 2004 में पुलिस इस केस को क्लोज कर देती है, लेकिन साल 2007 में इस केस में कुछ नई जानकारी मिलने पर पुलिस फिर से इस केस में डीएनए और हैंडराइटिंग के आधार पर फिर से तहकीकात शुरू करती है, लेकिन इस बार भी पुलिस खाली हाथ ही रह जाती है, जिसके बाद यह केस अमेरिका की हिस्ट्री में मोस्ट अनसॉल्व्ड केस बनकर ही रह जाता है। ऐसी और सच्ची क्राइम की घटना सुनने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरा वादा है आपसे भविष्य में भी आपको क्राइम से जुड़ी ऐसी सच्ची कहानी सुनने को मिलती रहेंगी।